स्टार्ट किया जाए। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मैंने बताया था कि इसका पहचान कैसे करना है कि पहला चीज़ कि अगर ये लीनियर है तो हमें पता है कि इनके हाईएस्ट डिग्री कितने होंगे, बोलो। हाईएस्ट डिग्री 1 होने। ठीक, इक्वेशंस का पहचान कैसे करना है? हाँ, मैंने बोला था कंपेयर का साइन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी हम लोगों को कंपेयर का साइन यही देखना है। ठीक, इन टू वेरिएबल, वेरिएबल पता ही है। ठीक, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, इसके बाद इतना देखने के बाद इनके हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन किया। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। वो क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे x और y क्या है? क्या है? रियल नंबर है, जो कि y वेरिएबल है। ठीक, इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? किसी अल्फाबेट से। ठीक, और a b c ये क्या है? कांस्टेंट है, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? किसी रियल नंबर से। ठीक, इसके बाद यहां से हम लोगों ने देखा कि द कोएफिशिएंट ऑफ x किसका वैल्यू होता है? a का। द कोएफिशिएंट ऑफ y किसका वैल्यू होता है? b का। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू होती है। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक, लीनियर इक्वेशन का कैसे पहचान करना है? ये क्या होता है? ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, एक चीज। फिर उसके बाद इतना करने के बाद कल हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा कि इसी से रिलेटेड। ठीक, कि एक अपने पास ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा होगा और बोलेगा कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद ए बी सी की वैल्यू बताइए। यही चीज, अगर एक ऐसा इक्वेशन है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, और ऐसे ही अपने पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है इसी प्रकार से सेम, कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, एक ऐसे ही इक्वेशन है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन दूसरा भी है इक्वल टू 0। तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या? इनको बोलते हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे पहला इक्वेशन है ये पहला इक्वेशन है और ये वाला दूसरा इक्वेशन है, तो इनको पहचान करने के लिए इसी चीज को, सेम चीज को कुछ इस प्रकार से लिखने लगे हम लोग। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी 1 रिप्रेजेंट करता है पहले वाले इक्वेशंस को। x हम लोग को पता है पहले से कि यहाँ वेरिएबल कौन है? x और y है। ठीक, और a1 b1 और c1 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, पहले वाले इक्वेशंस को, पहले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम लोगों ने 1 से रिप्रेजेंट किया, a1x b1y प्लस c1, और दूसरे वाले में भी अगर दूसरा वाला है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x और y है, और a2 b2 और c2 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ये मैंने बताया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x a1 की वैल्यू होती है,
द कोएफिशिएंट ऑफ y p1 की पहले वाले इक्वेशन में, और c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक, यहाँ पे दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब यहां से अपने पास ये चीज मिल गया कि अगर पहला वाला इक्वेशन है तो समझ में आ गया अपने पास द कोएफिशिएंट ऑफ x, द कोएफिशिएंट ऑफ y और द कांस्टेंट टर्म। ठीक, ABC। अब इसी प्रकार से अब यहां से अपने पास क्या है कि A1 की वैल्यू आ जाएगी, A2 का वैल्यू आ जाएगा, B1 की वैल्यू आ जाएगी, B2 का वैल्यू आ जाएगा, C1 की वैल्यू आ जाएगी और C2 का वैल्यू आ जाएगा, आएगा। अब देखो यहां पे A1 रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 रिप्रेजेंट करता है पहले वाले इक्वेशंस को। A1 बता रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, P1 बता रहा है कोएफिशिएंट y और C1 बता रहा है किसको, कांस्टेंट टर्म को। ठीक, तो यहां पे जो भी इक्वेशन होगा इनके वैल्यू लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे यहां पे, इनके वैल्यू रख लेंगे। ठीक, इनके बाद अब इनसे जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब 2 3 ये पहला इक्वेशन है और 4x + 3y = 2 ये दूसरा इक्वेशन। ठीक, तो पहला A1 की वैल्यू, A2 का वैल्यू, P1 की वैल्यू, P2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू और C2 की वैल्यू। ठीक, A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पहले वाले इक्वेशन में देखो कि x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी पहले वाले लीनियर इक्वेशन में। ठीक, तो B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू कितने रखे हैं यहाँ पे, A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू और कांस्टेंट टर्म। अब इनसे हमें मिलेगा क्या कि पहला चीज, पहले वाले में जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, पर वहां पे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, तो हम लोग उसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे थे। ठीक, और यहां पे अपने पास इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकली पीछे वाले में देख रहे थे कि एक का वैल्यू रख रहे थे x का वैल्यू, तो y की वैल्यू आ रही थी, y का वैल्यू रख रहे थे तो किसका वैल्यू आ रहा था, x का, और उस चीज को अपने पास x और y की वैल्यू से हम लोग एक कोऑर्डिनेट मिल जाता था, और जब एक कोऑर्डिनेट मिल जाता था तो उसको ग्राफ पे ले जाकर के हम लोग डिनोट कर देते थे, रख देते थे, और वहां उस पॉइंट से अपने पास ऐसे करके हम लोग मिनिमम 2 बार करेंगे ताकि 2 पॉइंट मिल जाए, और 2 पॉइंट मिलने से अपने पास क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलने से एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का होता है। ठीक, ऐसे करके 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगे। ठीक, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहां पे दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 2 लाइन होंगे ग्राफिकली, और ऐसे करके तो पता कैसे चलेगा, तो देखो लाइन के भी 3 नेचर हैं। ठीक, पहला होता है कि जब 2 लाइन होगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को काट सकता है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकता है और एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है। तो ये कब होगा, कैसे पता चलेगा, ऐसे करके तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कोएफिशिएंट के रेशियोज निकालेंगे, x के कोएफिशिएंट के रेशियो, y के कोएफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो से हमें ये पता चल जाएगा कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या फिर क्या होगा, कोइंसिडेंस होगा या फिर एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक, अब इनके अलावा कोई और नेचर नहीं होता है। ठीक, तो यहां से पता चलेगा। तो कैसे पता चलता है कि देखो A1/A2 के वैल्यू फाइंड करो, दोनों के रेशियो कितना हो जाएगा 1/4, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, यही है। अब वैसे ही करके P1/B2 की वैल्यू बताओ, दोनों की रेशियो कितना है 2/3,
3 है। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, किसी और नो कॉमन फैक्टर अदर देन दिस, 1 के अलावा। और यहाँ पे C1/C2 कितने के बराबर हो जाएगा? 3/2 के बराबर। अब देखो क्या यहाँ पे, अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक। तो कंपेयर कुछ इस प्रकार से करेंगे, A1/A2, A1/A2। अब देखो क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। तो जो पहले ही नहीं बराबर हैं, पहला चीज, तो इनके रेशियोज को देख लो, B1/B2। ये तब होंगे अगर मान लो पहले ही दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आगे करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। तो ये कब होंगे जानते हो? जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब देखो एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो पहला चीज कि अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने कॉमन पॉइंट है? कितने कॉमन पॉइंट है? एक कॉमन पॉइंट है। यानी एक कॉमन पॉइंट होने का मतलब कि इनके पास x के वैल्यू और y के वैल्यू केवल एक ही आएंगे, या तो दोनों आपस में बराबर हो या फिर अलग अलग हो, ठीक। ये चीज पर दोनों के x और y के वैल्यू एक एक ही आएंगे, समझ में आ रहा ना? ठीक। तो इनको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक, यानी केवल इसके ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक। एक्स और वाई के वैल्यू केवल एक ही आएंगे, यानी जितने कॉमन पॉइंट उतने वैल्यू। एक कॉमन पॉइंट यानी एक्स के एक एक वैल्यू होंगे दोनों के, ठीक। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और यहां पे एक दूसरे के ऊपर है, इसको बोलते हैं क्या? कोइंसिडेंट, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर, ठीक। तो यहां पे देखो पहले वाले लाइन के सारे पॉइंट और दूसरे वाले लाइन के सारे पॉइंट एक दूसरे के ओवर है, एक दूसरे के ऊपर है, यानी एक्स के भी बहुत सारे वैल्यू आएंगे और वाई के भी बहुत सारे वैल्यू आएंगे, ठीक। यानी यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी एक्स के भी वैल्यू बहुत सारे और वाई के भी वैल्यू बहुत सारे, ठीक। तो यहां होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। अब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और तीसरा वाला, ये पहला केस था, ये दूसरा वाला केस है, और ये तीसरा वाला केस है। तीसरा वाला केस क्या होगा कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो यहां पे देखो कोई दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं एक जगह भी मीटअप कर रहा है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी यहां पे x के वैल्यू भी कुछ नहीं होगा, x का वैल्यू कुछ नहीं होगा और y का भी वैल्यू कुछ नहीं होने वाला है, यानी नो कॉमन पॉइंट, इट मीन्स देयर इज अ नो वैल्यू, यानी नो वैल्यू का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। यानी यहाँ x का भी वैल्यू कुछ नहीं होगा और y का भी वैल्यू कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। यानी अब देखो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट, एक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कर रहा है हर एक पॉइंट पे, ठीक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो उनके नो सॉल्यूशन, ठीक। जिनके पास सॉल्यूशन होते हैं, जिनके पास सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। इनके पास भी सॉल्यूशन है, भले इनके पास एक हो या हजार हो, सॉल्यूशन तो है ना। जब सॉल्यूशन है तो कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। यहां पे सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, भले ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो इनको भी क्या बोलेंगे? कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। और जहां कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा उनको क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक। अगर सॉल्यूशन है एक हो या हजार,
तो उनको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, और जिनके सॉल्यूशन नहीं है उनको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। अब देखो, जो सबसे पहले वाला टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, रेशियो को कंपेयर करके इतने चीज पता करना, कौन कौन सा, पहला इंटरसेक्ट करेगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, कॉन्सिस्टेंट होगा कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि देखो, अब रेशियो को कंपेयर करके कि अगर A1 अपॉन A2 नहीं बराबर है B1 अपॉन B2 के, A1 अपॉन A2 नहीं बराबर है B1 अपॉन B2 के, यानी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, उनके जब इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे तो उनके एक सॉल्यूशन होंगे, और जब एक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो हम लोगों ने कोएफिशिएंट का रेशियो देखा है कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, ठीक, इसी रेशियो से ये पता चल रहा है कि इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, जब इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तो है ना, तो उनको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक, अगला आता है यहां पे कि देखो A1 अपॉन A2, ठीक, बराबर होंगे किसके, B1 अपॉन B2 के, और बराबर होंगे C1 अपॉन C2 के। अगर रेशियो जब चेक किए कोएफिशिएंट का, तो x के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक, अगर तीनों का रेशियो आपस में अगर बराबर है यानी लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, फिर इनके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, और जब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तीसरा चीज आता है कि देखो यहाँ पे केवल बराबर नहीं है, यहाँ दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे दोनों चीज दिखेगा, यानी A1 अपॉन A2 बराबर होंगे किसके, B1 अपॉन B2 के, और नहीं बराबर होंगे किसके, C1 अपॉन C2 के। ठीक, अगर ऐसा दिख गया ये वाला चीज, तो हमें ये देखना है कि ये लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होगा तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इनके क्या सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो इनको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये समझ में आया। देखो, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक, इनके बहुत जरूरी है, तो इनको लिखना है, लिख लो। हाँ, अब देखो यहां से हम क्या बताना चाहते थे कि देखो, अपने पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल, ठीक, लीनियर इक्वेशन, तो ऐसे करके दो लीनियर इक्वेशन है तो इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहां से हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस के x के कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशंस के y के कोएफिशिएंट, और दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म का, तब जा करके हम लोगों ने रेशियो निकाला, और रेशियो निकालने के बाद अब कंपेयर कर रहे हैं रेशियो को। जब रेशियो को कंपेयर किया तो ये हम लोगों ने देखा कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के। तो बताओ यहाँ जो ग्राफ बनेगा दोनों का, वो लाइन का नेचर दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। अगला सवाल उठता है कि अगर इंटरसेक्ट कर रहेगा तो बताओ इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, बोलो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। अगर इंटरसेक्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। अब देखो एक सॉल्यूशन होगा, यानी इनके केवल सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली वन। ठीक, अगला, अगर सॉल्यूशन है तो बताओ ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट है। ठीक, समझ में रहा ना, हाँ या नहीं। ठीक, अब बताओ यहां से ये चीज पता चला ना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बताओ। कल का बहुत सारा टॉपिक आज छूट गया है। अब देखो, जैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही ग्राफ दोनों इक्वेशंस को वैसे ही बनाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना।
अब सॉल्व करने के तीन, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, दूसरा x माइनस 2y इक्वल टू, ऐसा है। फिर उसके बाद x माइनस 2y, तो यहां अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव हियर। अब बताओ यहां से पहला चीज कि रेशियो को कंपेयर करके ये बताओ कि ये लाइन का नेचर, दूसरा चीज कि कॉन्सिस्टेंट होगा कि इनकॉन्सिस्टेंट, और तीसरा इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। चलो देखो, मैंने क्या बोला कि पहला वाला इक्वेशन देखो, ये पहला वाला इक्वेशन है, इस पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, पहले ही वाले इक्वेशन में b1 की वैल्यू बताओ, y की कोएफिशिएंट कितनी हो गई, ठीक, और c1 की वैल्यू, दूसरे वाले इक्वेशन में a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, b2 की वैल्यू -2, और c2 की वैल्यू। अब इतना करने के बाद a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, ये कहां से आ रहा है, a1 रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x को पहले वाले लीनियर इक्वेशन में, b1 रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ y को पहले वाले इक्वेशन में, 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले लीनियर इक्वेशन को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे वाले इक्वेशंस को, ठीक। तो यहां पे a1 x का कोएफिशिएंट पहले वाले में, b1 पहले वाले में ही y का कोएफिशिएंट है, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। उसी प्रकार से यहां पे भी सेम सेकेंड वाले इक्वेशन में a2 मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट, b2 मतलब y का कोएफिशिएंट, और c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म। अब रेशियो निकालो सबके, तो रेशियो क्या होगा, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 1, तो 2 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं, 2, b1 अपॉन b2 कितने हो जाएंगे, 3 अपॉन -2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, -3 अपॉन 2। अब देखो c1 अपॉन c2 कितने हो जाएंगे, 16 अपॉन 1, इट मीन्स 16। अब देखो रेशियो कंपेयर करो, तो रेशियो कंपेयर करने के बाद दिखा क्या कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, बोलो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक। अब बताओ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट के, तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक, यानी ओनली वन, ठीक। अब बताओ कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट, तो सबसे बेसिक सा सवाल यही है, ठीक, कि लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, वहां से रेशियो को कंपेयर करके ये पता करो कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट होगा या एक दूसरे के पैरेलल होगा। तीसरा चीज सॉल्यूशन कितने होंगे उनके, तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट होगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन, और पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो उनको कॉन्सिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उनको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। यहां सॉल्यूशन है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, कॉन्सिस्टेंट। समझ में आया।